हेलो, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम दीपक सिंह। आप हैं हमारे चैनल फैक्ट विद दीपक पर। और दोस्तों, मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। दोस्तों, आपको पढ़ने में काफ़ी अच्छा लग रहा होगा, ऐसा महसूस कर रहा हूं। मेरी वीडियो अच्छे से ग्रो कर रही है ना। तो चलिए दोस्तों, हमारे चैनल को आप तो समझते हो है ना, किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी आपको, जहाँ तक उम्मीद है। ये मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ, जहाँ तक मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, मेरी तरफ से कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। और वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितना पढ़ते हैं दिन में, कितना नहीं। ओके, चलिए आज हम आपके सामने जलवायु का पार्ट 3 लेकर आए हैं। अभी बेसिक ही चल रहा था। ओके, आज हम आपको यहाँ से मानसून कैसे उठता है वो बताएंगे। ओके, पार्ट 29 है भारतीय भूगोल का, और जलवायु का पार्ट 3 है। ओके, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट किया जाए। चलिए, पहले 4 क्वेश्चन के मैं आपको जवाब दे देता हूं। भारत का पहला कैग यानी महालेखा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन थे? तो आप लिख लीजिएगा दोस्तों इसका आंसर नरहरि राव। नरहरि राव। ओके, किस लॉर्ड की समाधि यूपी में है? कौन से लॉर्ड है वो? कौन से लॉर्ड है? लॉर्ड कॉर्नवालिस। कॉर्नवालिस, वालिस या वालिस। ओके, ये काफी इंपॉर्टेंट है। यूपी के गाजीपुर में है इनकी क्या है? कब्र। ओके, किसने अपनी ग्रीष्मकालीन राजधानी शिमला को बनाया था? तो आप सभी जानते हो कौन है? लॉर्ड डलहौजी। डलहौजी, जिनके नेतृत्व में ही दोस्तों हमारे देश में पहली रेल चली थी 16 अप्रैल 1953 को, शायद नहीं 1853 को, है ना। 1853 को 34 किलोमीटर चली थी शायद। ओके, मुंबई से ठाणे, आप सभी जानते हो। दसवंत किसके दरबारी कवि थे? दसवंत तथा बसावन, और एक थे अब्दुर समद। ये तीनों अकबर के थे दोस्तों, अकबर के मेन ये वाले थे, मुख्य जो थे। ओके, ये तीनों मुख्य नहीं थे पर थे। ओके, चलिए अब शुरू करते हैं दोस्तों सेशन अपना। ओके, तो कॉपी पेन निकाल लीजिए दोस्तों आप, और अच्छे से पढ़िएगा मेरे साथ। ये पुलिस के पटवारी के टेस्ट कोई मान्यता नहीं रखते यदि आप इतना पढ़ लो जितना मैं आपको बता रहा हूँ ना। सही है ना दोस्तों? चलिएगा स्टार्ट किया जाए। चलिए, अब दोस्तों हमने कल आपको बता दिया था कि उष्ण कटिबंधीय मानसूनी हमारे देश की जलवायु क्यों है। अब हम यहाँ से बता रहे हैं दोस्तों आपको, यहाँ से तूफान उठता है, पवन उठती है। मैंने कल बताया था आपको कि हमारे हिंद महासागर से यानी दक्षिण पश्चिम दिशा से एक तूफान उठता है दोस्तों, उसको बोलते हैं हम, उसी का नाम दे दिया जाता है उसको। जिस दिशा से वो आता है उसको वही नाम दे दिया जाता है। तो कौन सा है? दक्षिण पश्चिम मानसून। ओके, मानसून देख रहे हैं दोस्तों, यहां से जा रहा है ऐसे ऐसे। ओके, यहां से जा रहा है, इसकी 2 शाखाएं हैं। नंबर 1 अरब सागर की शाखा। ओके, नंबर 2 बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी। ठीक है, यहां से जाएगा भारत की ओर जाएगा, और यहां से जाएगा तो इधर वर्षा करेगा मेघालय आदि क्षेत्र में। ओके, सॉरी। चलिएगा दोस्तों, हम देखते हैं सबसे पहले कहां से स्टार्ट करें। यहां से तापमान इधर की साइड क्यों जा रहा है, पहले आप सपोज कीजिएगा। हमने आपको क्या बताया था दोस्तों कि
इधर की साइड से तापमान मानसून इधर को ही क्यों जा रहा है, हमने बताया था आपको कि ये दक्षिण पश्चिम मानसून जो है ये गर्मी में आता है, ग्रीष्म ऋतु में। ओके चलिएगा, और ग्रीष्म ऋतु में हम जानते हैं कि यहाँ पर गर्मी सबसे ज्यादा होती है, और जहां तापमान सबसे ज्यादा होगा वहां दबाव सबसे कम होगा। ओके, और धरातल पर यदि तापमान ज्यादा है तो पानी में तापमान कम होगा, और यहाँ तापमान ज्यादा है तो दबाव कम, और यहाँ तापमान कम है तो दबाव ज्यादा, और ज्यादा दबाव से कम दबाव की ओर क्या चलती हैं, पवनें। ओके, तो यहाँ से पवनें ज्यादा दबाव की ओर से कम दबाव की ओर चलनी स्टार्ट हो जाती है। ओके, पवनों का जाकर यहाँ से यहाँ पर गर्म हो जाती है, गर्म होने के बाद वाष्पीकरण होता है, वाष्पीकरण होते होते बादल बन जाते हैं, बादल होते होते वर्षा हो जाती है। समझ गए? चलिए अब देखिएगा दोस्तों, यदि मैं कहूं आपसे कि यहां से ऐसे ये मानसून जा रहा है, तो मान लिया मानसून ऐसे जा रहा है ना, हमने माना ये मानसून है, और मैंने एक पर्वत खड़ा कर दिया ऐसे, ये पर्वत है दोस्तों, है ना, ये पर्वत है। तो यदि ये मानसून इससे टकराएगा, कोई भी नमी आर्द्रता ग्रहण किए हुए कोई भी तूफान या पवन इससे टकराएगी, तो क्या दोस्तों क्या होगा, वाष्पीकरण होना स्टार्ट हो जाएगा, वाष्पीकरण होगा, बादल बनेंगे, बादल बनेंगे तो यहाँ पर वर्षा हो जाएगी। कहाँ होगी, इस पर्वत की ओनली इस दिशा में, ना कि इस दिशा में, क्योंकि इस दिशा से टकराया है हमारा, क्या टकराया है, पवन। ओके, तूफान, मानसून कह लीजिए। और यदि एक पहाड़ी दोस्तों इस दिशा में है, इस दिशा में, तो मैं कहूं दोस्तों यदि आपसे कि ये मानसून है, ये जा रहा है, तो दोस्तों यदि इसके ऐसे ही निकल जाएगा, ऐसे ही निकल जाएगा, ये लीजिए। अब आप मुझे ये बताइएगा, क्या ये यहाँ वर्षा करेगा, आप कहेंगे नहीं करेगा ही नहीं, है ना। चलिए समझते चलिए, मैं समझा क्या रहा हूं आपको, अभी तो आपके हाथ कुछ लग भी नहीं रहा होगा, है ना, कुछ थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, बाकी ज्यादा नहीं लग रहा होगा, पर जब मैं खत्म कर दूंगा ना पूरा जलवायु, तब आप देखना मैंने पढ़ाया क्या है। ओके, अब देखिएगा दोस्तों, लिखिएगा आप, ग्रीष्म ऋतु में समुद्र से ठंडी हवाएं, समुद्र से ठंडी हवाएं उठकर भारत की ओर बढ़ती हैं, भारत की ओर बढ़ती है, बढ़ती है। ओके, भारत की ओर बढ़ती है, सही है। तथा वे हवाएं क्या हो जाती है, ठंडी हो जाती है, सॉरी गर्म हो जाती है। यदि कोई ठंडी हवा हो मरुस्थल पे, आई मीन तापमान वाले धरातल पर आकर गर्मी तो हो जाएगी। ओके, चलिए, वे हवाएं गर्म हो जाती है, गर्म हो जाती है। ओके, इन हवाओं को भारत के अलग अलग राज्यों में निम्न नाम से जाना जाता है, निम्न नाम से या अलग अलग नाम से जाना जाता है। ओके दोस्तों, तो लिखिएगा, इसे उत्तर भारत में क्या कहते हैं, आप सभी जानते होंगे। उत्तर भारत में क्या कहते हैं, लू। उत्तर भारत यानी इतना भारत, उत्तर भारत आता तो है ये मानसून काफी भयंकर आर्द्रता लेकर,
पर होता क्या है दोस्तों, ये यहाँ पर कहीं कहीं वर्षा करता है, जहां वर्षा नहीं कर देता वहां गर्म हो जाता है और सीधा इससे टकरा जाता है जाकर हिमालय से। ओके, यहाँ से उत्तर भारत में क्या बोलते हैं इसको, लू, या उत्तर प्रदेश में है ना, और उत्तर भारत में लू बोलते हैं। और कहां पर टकराता है दोस्तों, ये केरल में, केरल में टकराता है, केरल में क्या बोलते हैं दोस्तों, उत्तर भारत में चलने वाली गर्म हवा को क्या बोलते हैं, लू। ओके दोस्तों, लू बोलते हैं उत्तर भारत में चलने वाली हवा को। अब देखिएगा, ये यहां से यहां तक मानसून गया, तो यहां तक तो हवा चलाई। ओके, यहां पर इसमें नमी की मात्रा कम हो गई। इतनी दूरी तय करते हुए किसी मानसून में नमी की मात्रा कम हो जाएगी, जाहिर सी बात है ना। और यहाँ जब तक मानसून है तो यहाँ पर तो दोस्तों क्या कर रहा है, वर्षा कर रहा है। ओके, तो लू तो यहाँ इसकी किसे बोल दिया गया, हवा को, जो गर्म हवा चली गर्मी में है ना। पर यहाँ पे इन्होंने वर्षा की होगी दोस्तों, केरल में और कर्नाटक में, और कहाँ पे की दोस्तों इन्होंने वर्षा, चलिए देखिएगा। केरल में जब वर्षा होती है, केरल में क्या बोलते हैं दोस्तों इसकी वर्षा को, केरल में गर्मी की वर्षा की बात हो रही है, केरल में इस वर्षा को क्या बोलते हैं, ये वर्षा के नाम लिख रहा हूं, ना कि मैं हवा के नाम लिख रहा हूं। ओके, केरल में क्या बोलते हैं इसको, आम्र वर्षा, आम्र वर्षा। और कर्नाटक में क्या बोलते हैं दोस्तों, चेरी प्लाज्म, चेरी प्लाज्म। ओके, कर्नाटक में चेरी प्लाज्म, या इसे बोलते हैं, कॉफी अच्छी होती है ना इससे, तो कॉफी वर्षा भी बोल देते हैं इसको। क्या बोल देते हैं दोस्तों, कॉफी वर्षा। ओके, क्योंकि इसमें कॉफी काफी अच्छी होती है। ठीक है दोस्तों, केरल में हो गई, कर्नाटक में हो गई, कर्नाटक में चेरी प्लाज्म है ना, कर्नाटक में हो गई चेरी प्लाज्म, यहाँ वर्षा हुई। फिर मुंबई में हो गई। और यहाँ से दोस्तों जब ये पर्वत से टकराया, तो पर्वत तो बस यही थे, पर्वत यहाँ पर जो है दोस्तों ऐसे पर्वत है, देखिएगा इस स्टाइल के, ऐसे ऐसे। तो जब ये मानसून इधर से निकलेगा तो क्या इन पर्वतों पर वर्षा करेगा, नहीं करेगा। ओके, तो दोस्तों यहाँ वर्षा नहीं करेगा, पर यहाँ गर्म हवाएं चला देगा, यहाँ पे गर्म हवा चला देगा ग्रीष्म काल में। तो उड़ीसा में इस हवा को क्या बोलेंगे दोस्तों, गर्म हवा को उड़ीसा में, इधर लिखे हम, उड़ीसा में इस ग्रीष्मकालीन हवा को क्या कहेंगे दोस्तों, हवा करेगा या वर्षा होगी। यहाँ पर पर्वत कौन सा है, यहाँ पर महेंद्रगिरी, महेंद्रगिरी पर्वत दोस्तों यहाँ पर है, नहीं महेंद्रगिरी यहाँ पर है, महेंद्रगिरी दोस्तों, ये वर्षा होगी यहाँ पर। ओके, क्योंकि पर्वत का ढाल देख रहे हैं दोस्तों आप, ऐसा है, सही है ना। यहाँ से मानसून जा रहा है, यहाँ से ऐसे टकराएगा। ओके, पर्वत की दिशा दिमाग में रखना इसलिए जरूरी है मुझे कि वर्षा वहीं होगी जहां पर्वत होगा। मैंने बताया ना, पर्वत से टकराने से ही किसी तूफान के वर्षा होती है। वर्षा तभी होती है जब वो किसी पर्वत से टकराती है। वर्षा को प्रभावित करने वाला सबसे बड़ा कारक पर्वत है। ओके, बताऊंगा मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको। तो ठीक है दोस्तों, उड़ीसा में जब वर्षा होती है तो हम उसको क्या बोलते हैं, नॉर्वेस्टर। किस नाम से जाना जाता है दोस्तों, नॉर्वेस्टर। ओके, सही है दोस्तों, चलिएगा। अब देखिएगा दोस्तों आप,
कुछ मौसम से संबंधित आंकड़े भी लिख लीजिएगा। मुंबई, यह है दोस्तों पुणे, है ना। पुणे में क्या है हमारा भारतीय मौसम, क्या है मौसम, भारतीय मौसम वेधशाला नहीं है, भारतीय मौसम विभाग है दोस्तों। भारतीय मौसम विभाग का मुख्यालय कहाँ पर है, पुणे, महाराष्ट्र। ओके, सही है ना। और इसकी स्थापना कब हुई थी, भारतीय मौसम विभाग की 1875 में। ओके, 1875। एनएससी की भी स्थापना 1875 में ही हुई थी। एनएससी नहीं, बीएससी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। मैंने यहाँ इसलिए बता दिया, मैं आपको भूगोल पढ़ा रहा हूँ ना कि आपको अर्थशास्त्र पढ़ा रहा हूँ। ओके, पर फिर भी मैंने लिखवा दिया ताकि एक सन से दोस्तों आपके याद काफी सारे क्वेश्चन हो जाए, है ना। ये मकसद है मेरा, आपको कुछ छूट ना जाए। ओके फ्रेंड्स, अब लिखिएगा दोस्तों आप वर्षा डाली, वर्षा। ओके, लिखिएगा भारत में वर्षा 2 ऋतुओं में होती है, 2 ऋतुओं में होती है। नंबर 1 ग्रीष्म, है ना, ग्रीष्म, और नंबर 2 शीत। ये मैंने कल भी आपको बताई थी, पर लिख लीजिएगा। ओके, जिन्होंने कल लिख लिया हो वो मत लिख लीजिएगा। ओके, चलिए, वर्षा कैसे होती है दोस्तों, इसमें बादल की सबसे बड़ी भूमिका होती है ना। तो आप लिखिएगा वर्षा को प्रभावित करने वाले कारक कितने हैं दोस्तों, संख्या कितनी है उनकी, 3। ओके, 3 कारक है। नंबर 1 सबसे पहला मैंने बताया ना आपको, पर्वत। नंबर 2 जल। नंबर 3 तापमान। ओके फ्रेंड्स, ओके, समझ गए। चलिएगा, वर्षा कब होगी, जब बादल होंगे। अब लिखिएगा बादल 2 प्रकार के होते हैं। सब क्वेश्चन दोस्तों पूछे जा चुके हैं, सबके सब जितने मैं आपको पढ़ा रहा हूं, एक क्वेश्चन भी आपको ऐसा नहीं पढ़ा रहा हूं जो पूछा ना गया हो। ओके, इसलिए फोकस कीजिएगा, बोरिंग ना लगे आपको, बस कि मैं आपको ऐसा पढ़ा रहा हूँ, मैं ट्रिक से नहीं पढ़ा रहा हूँ आपको, या मतलब वर्षा कहाँ हो रही सबसे ज्यादा, बस केरल का मालाबार तट बता दे, बात खत्म। वैसा नहीं कर रहा मैं आपके साथ। ओके, 2 प्रकार के होते हैं। नंबर एक होता है सफेद बादल, सफेद, और नंबर 2 होता है काला बादल। ओके, सफेद बादल की विशेषता क्या होती है दोस्तों, लिखिएगा सफेद बादल में इसमें नमी यानी वर्षा या जल की मात्रा कम होती है। नमी या जल या वर्षा की मात्रा इसमें कम होती है, किसमें, सफेद बादल में, तथा इसीलिए इसका भार कम होता है, अर्थात यह ऊपर होता है। ओके, ऊपर होता है। नमी की मात्रा, वर्षा की मात्रा इसमें कम होती है, इसीलिए इसका कलर सफेद होता है। ओके, और इसका भार भी कम होता है। और जब किसी वस्तु का भार कम होगा तो वो ज्यादा ऊपर ही उड़ेगी। ओके, तो ऊपर है, तो देखिएगा मैं आपको बताऊं, यहां पर मैंने मान लिया दोस्तों ये क्या है, सफेद बादल। ओके, सफेद बादल, ठीक है। और अब मैं आपको बता रहा हूं, लिखिएगा काले बादलों के बारे में। काले बादलों का उल्टा होगा दोस्त, इसके व्हाइट का उल्टा होगा काले बादल।
काले बादल, इसमें नमी तथा वर्षा तथा जल, नमी वर्षा जल बात एक ही है कि मात्रा सर्वाधिक होती है, सर्वाधिक या अधिक होती है। ओके, इसलिए इसमें भार होगा दोस्तों, है ना, भार होगा तो ये सबसे नीचे होंगे, नीचे होंगे, पक्का। चलिए तो मैं बना दूं दोस्तों काले बादल, ये लीजिए दोस्तों हमने बना दिए काले बादल। ओके, आपने देखा होगा जब भी आपके जहां पर आप रहते हैं आपके घर के आसपास जब भी आप देखते हो वर्षा होने वाली तो ये काले काले बादल दिखाई देते हैं, है ना। तो यदि इधर से वर्षा हो रही तो इधर काले बादल है और इधर से नहीं हो रही, आप देख लेना बादल सफेद किधर है, यदि इस साइड में सफेद है तो उनकी ऊंचाई काफी होगी, है ना, और यदि इधर काले है तो नीचे नीचे ज्यादा होंगे वे, और आपको देखने के थोड़ी देर बाद मिलेगा कि वर्षा होने लगी पर उधर नहीं हो रही। ओके, यही मामला है, ठीक है ना दोस्तों। अब चलिएगा आप लिखिएगा बादल कैसे तैरते हैं, बादल बादल क्यों तैरते हैं आकाश में, कारण क्या है, तो कारण लिखिएगा दोस्तों। नंबर 1 पे लिखिएगा कम घनत्व के कारण, कम घनत्व के कारण। एक और लिख लीजिएगा दोस्तों अपनी श्यानता, श्यानता के कारण, ठीक है दोस्तों। इसलिए बादल आकाश में तैरते हैं। ओके, देखिएगा और समझिएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आज मुझे इतना ही बताना था आपको, कल से हम एक अच्छा सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं, आपको जरूर मजा आएगा दोस्तों। एक बार मेरी सारी वीडियो देख लीजिएगा आप जलवायु वाली, आपसे कोई क्वेश्चन ही नहीं बचेगा, क्योंकि मैंने ऐसा मैटर तैयार करके ला रहा हूँ कि पसंद आएगा आपको। ओके, तो चलिए दोस्तों अब लेते हैं हम अपने लास्ट के 4 सवाल। 4 सवाल कहाँ से लो दोस्तों, आज मिलो दोस्तों मानव का वर्गीकरण, मानव का वर्गीकरण। ओके, मानव जाति का वर्गीकरण जो वैज्ञानिकों ने किया है वो किस आधार पर किया है, कहाँ कहाँ के किस वर्ग में रखा है। ओके, तो लिखिएगा दोस्तों, सबसे पहले आपको नाम बताना संघ, क्या संघ है। ओके, फिर बताना है आपको उपसंघ क्या है, फिर बताना है आपको गण, फिर बताना है आपको उपगण, उपगण है ना, फिर बताना है आपको कुल यानी फैमिली, फिर बताना आपको वंश, फिर बताना आपको जाति। ये ऐसा मैटर है फ्रेंड्स कि आपको ये हर वक्त याद ही रहना चाहिए। ओके, क्योंकि यह आपकी मानव जाति से संबंधित है, इसलिए मैंने आपको बताना इसे अच्छा समझा। ओके, संघ क्या है, उपसंघ क्या है, गण क्या है, उपगण क्या है, और कुल क्या है, वंश क्या है, जाति क्या है। ओके, चलिएगा तो ठीक है दोस्तों, क्वेश्चनों के आप आंसर दे दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मुझे काफ़ी अच्छा लगेगा। और यदि नहीं मिलती आपको तो मैं तो डेली करा ही रहा हूँ, है ना। चलिए तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।